नमस्कार दोस्तों। बात है 11 फरवरी 2011 की। नई दिल्ली में सुबह के करीब 7 बजे पुलिस को एक कॉल आती है। कॉल पर एक शख्स कहता है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहाड़गंज गेट के पास एक काले रंग का लावारिस बैग पड़ा हुआ है और इस बैग से खून रिस रहा है। आप लोग जल्दी से यहाँ आ जाइए। पुलिस की टीम फौरन वहाँ पहुँचती है और बैग को देखती है। बैग को देखकर ही लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। जब बैग को खोला गया तो पुलिस के होश उड़ गए क्योंकि उसके अंदर एक लड़की की लाश थी। बैग में लड़की के दोनों हाथ और दोनों पैर आपस में लपेटकर उसी के अंदर बंद करके रख दिए गए थे। बैग से लड़की को बाहर निकाला गया। उसके गले पर एक कट का निशान था और उसी से लगातार खून बह रहा था। लड़की के चेहरे और शरीर पर कहीं और चोट के कोई निशान नहीं थे। पहचान के तौर पर उसकी कमर में एक मोर पंख का टैटू बना हुआ था। पुलिस लाश को ले जाती है और सब्जी घर मुर्दा घर में रख देती है। पुलिस मीडिया के जरिए पब्लिक नोटिस जारी करती है ताकि उसके घर वालों तक या उसके किसी जानने वाले तक यह बात पहुंचाई जा सके। लेकिन पुलिस के लिए हैरान कर देने वाली बात थी कि जिस लड़की की तस्वीर सारे अखबारों में, न्यूज़ चैनलों पर लगातार दिखाई जा रही है, उसे पहचानने वाला कोई नहीं निकला। अब पुलिस को लगने लगा कि शायद इस लड़की के आगे पीछे कोई नहीं है। देखते देखते 13 दिन बीत जाते हैं और तारीख आ जाती है 24 फरवरी। पुलिस ने अब डिसाइड किया कि वो इस लड़की का अंतिम संस्कार कर देंगे। लेकिन इत्तेफाक से इसी दिन एक व्यक्ति आता है और कहता है कि उसका नाम करतार सिंह है। वह बताता है कि मैं इस लड़की को जानता हूँ। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि मेरी बेटी नीतू सोलंकी है। पुलिस को बड़ी हैरानी होती है क्योंकि वह दिल्ली से ही आया था और इतने दिनों से टीवी, न्यूज़पेपर में ये खबर लगातार चल रही थी और आज तक क्या उसने ये न्यूज़ सुनी ही नहीं थी। पूछने पर करतार सिंह बताता है कि मैंने 11 तारीख को ही तस्वीर अखबार में देखी थी, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ कि यह मेरी बेटी की तस्वीर है। और यकीन ना करने की वजह यह थी कि मेरी बेटी तो सिंगापुर में है और 10 फरवरी की रात को ही उसने मुझे SMS द्वारा बताया था कि वो 17 से 24 फरवरी के बीच दिल्ली आएगी। इसलिए मुझे लगा कि यह कोई और लड़की हो सकती है। लेकिन आज जब उसकी कॉल नहीं आई तो मुझे डाउट हुआ और इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। पुलिस लाश की शिनाख्त करने के लिए उसे मॉर्चरी ले जाती है। करतार सिंह तुरंत ही अपनी बेटी की पहचान कर लेता है। 13 दिनों बाद पुलिस को एक लीड मिली थी। उसने रेलवे स्टेशन के आसपास के CCTV कैमरों को खंगालना शुरू किया ताकि पता किया जा सके कि वह बैग यहाँ पर किसने रखा था। जिस जगह बैग रखा हुआ था वहाँ पर 3 कैमरे लगे हुए थे, लेकिन इत्तेफाक से वह तीनों CCTV कैमरे उस जगह को कैप्चर नहीं कर पा रहे थे जहां पर बैग रखा हुआ था। पुलिस ने रेलवे स्टेशन के अंदर और बाहर करीब 100 CCTV कैमरे खंगाल डाले, लेकिन उन्हें कोई भी क्लू नहीं मिला। अब पुलिस ने यह निष्कर्ष निकाला कि जिसने भी ये बैग यहाँ पर रखा है वह ना तो किसी ट्रेन से आया है और ना ही किसी ट्रेन पर चढ़ा है, बल्कि वह यहीं दिल्ली से ही आया है और प्लेटफॉर्म के सामने यह बैग रखा और चला गया। पुलिस ने ऑटो यूनियन से भी संपर्क किया और सभी ऑटो वालों से बात की, लेकिन किसी को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब पुलिस ने नीतू के बारे में और पता लगाने के लिए उसके घर वालों और दोस्तों से बात करना शुरू किया। नीतू की बहन अलका से बात करने पर पता चला कि नीतू दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट है। वह 2010 तक एक कॉल सेंटर में काम भी करती थी। अचानक एक दिन नीतू ने बताया कि उसकी जॉब सिंगापुर की एक बड़ी कंपनी में लग गई है और वह वहीं शिफ्ट हो रही है। अब पुलिस का दिमाग इस बात से घूम गया कि अगर नीतू सिंगापुर में रह रही थी तो उसकी लाश यहाँ दिल्ली में कैसे मिली। अब पुलिस ने अपने स्तर से जांच शुरू की तो उसे पता लगा कि नीतू सोलंकी नाम की कोई भी लड़की कभी सिंगापुर गई ही नहीं थी। उसने अपनी फैमिली से झूठ कहा था। दरअसल नीतू सिंगापुर में नहीं बल्कि दिल्ली में ही अपने बॉयफ्रेंड राजू गहलोत के साथ लिव इन में रह रही थी। अब पुलिस का प्राइम सस्पेक्ट राजू था और वह उसकी खोजबीन शुरू कर देती है। राजू के घर जाने पर पता चलता है कि वह
कई महीनों से घर ही नहीं आया है। पुलिस ने राजू की बुआ के लड़के और उसके अच्छे दोस्त नवीन से कांटेक्ट किया। पुलिस का कॉल आते ही नवीन डर जाता है। पुलिस को कुछ डाउट होता है और जब वह उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो नवीन बताता है कि 11 फरवरी की सुबह राजू ने उसे फ़ोन किया था और बताया था कि उसके हाथों नीतू का खून हो गया है और लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसे उसकी मदद चाहिए। राजू मर्डर की बात सुनकर घबरा जाता है और फ़ोन कट कर देता है। इसके बाद राजू अकेले ही नीतू की लाश बैग में भरकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर फेंक देता है। आखिर कौन था राजू गहलोत जिसने इतने खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दिया? आइए जानते हैं। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। राजू गहलोत ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से वोकेशनल स्टडीज़ में ग्रेजुएशन करने के बाद टूरिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की और फ्रेंच भाषा में डिप्लोमा किया, जिसकी वजह से उसे एयर इंडिया में जॉब मिल गई। इसी दौरान उसकी मुलाकात नीतू से होती है। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती होती है और फिर प्यार हो जाता है और दोनों एक साथ लिव इन में रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों शादी करने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि दोनों का गोत्र सेम है। अब उन्हें लगता है कि उनकी फैमिली ये शादी कभी नहीं होने देगी क्योंकि एक ही गोत्र में विवाह नहीं होता है। इसलिए दोनों ने अपने रिलेशन को सीक्रेट रखने का फैसला किया। इसी के बाद नीतू और राजू ने अपनी अपनी नौकरी छोड़कर एक साथ रहने का फैसला किया। नीतू ने अपने घर में झूठ बोला कि वह सिंगापुर जा रही है और दोनों बेंगलुरु पहुंच जाते हैं। क्योंकि दोनों जॉब करते थे इसलिए दोनों की ठीक ठाक सेविंग थी। बेंगलुरु में कुछ दिन रहने के बाद वो लोग गोवा पहुंचते हैं। गोवा में कुछ दिन बिताने के बाद जब उनके पैसे खत्म होने लगे तो दोनों वापस दिल्ली आते हैं और दिल्ली के आश्रम इलाके में 7,000 रुपये में किराए पर रहने लगते हैं। अब तक करीब 6 से 8 महीने बीत चुके थे। दोनों के पास जो भी सेविंग थी वह भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगी थी और अब रिश्तों का सच उनके सामने आने लगा था। पैसों की तंगी की वजह से दोनों में अब आए दिन झगड़े शुरू हो जाते हैं और आपस में शिकायतें भी होने लगती हैं। राजू गहलोत एक अच्छे खासे परिवार से था। उसके पिता के पास ठीक ठाक प्रॉपर्टी थी। नीतू बार बार राजू को फोर्स करने लगी और कहने लगी कि तुम अपने फादर से जायदाद में हिस्सा मांगो और प्रॉपर्टी को बेचकर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे। लेकिन राजू हर बार उसकी बात टाल देता था क्योंकि वह अपने माँ बाप से पैसे नहीं मांगना चाहता था। इस चीज़ को लेकर भी दोनों में लड़ाई झगड़े होने लगे। इसी बीच 11 फरवरी की तारीख आती है। उस दिन सुबह नीतू ने राजू की बहन को कॉल किया और कहने लगी कि प्रॉपर्टी में अपने भाई को हिस्सा दिलाओ। राजू की बहन ने जब मना किया तो नीतू ने फ़ोन पर ही उससे झगड़ा करना शुरू कर दिया। जिस तरीके से नीतू ने राजू की बहन से बात की यह राजू को बिल्कुल पसंद नहीं आया। फ़ोन रखने के बाद दोनों में खूब झगड़ा होता है और गुस्से में राजू चाकू उठाता है और नीतू के गले में एक जोरदार वार करता है। मौके पर ही नीतू की मौत हो जाती है। राजू यह देखकर घबरा जाता है और अपने दोस्त नवीन को फ़ोन करता है और कहता है कि तुम अपनी गाड़ी लेकर जल्दी आ जाओ, लेकिन नवीन आने से मना कर देता है। अब राजू अकेले ही नीतू की लाश को ठिकाने लगाने की सोचता है। वह नीतू की लाश को एक बैग में भरता है। सुबह के करीब 6 साढ़े 6 बजे वह अपने घर से बैग लेकर निकलता है और एक ऑटो में बैठकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचता है। उसका प्लान था कि वह उस बैग को किसी ट्रेन में छोड़ देगा और उतर जाएगा, या फिर रास्ते में अगर कहीं मौका मिला तो चलती ट्रेन से नीचे फेंक देगा। लेकिन जैसे ही वह रेलवे स्टेशन पर ऑटो से उतरता है तो सामने स्कैनर मशीन देखकर वह घबरा जाता है। उसे लगा कि अगर वह बैग लेकर अंदर गया तो तुरंत पकड़ा जाएगा, क्योंकि स्कैनर में तुरंत पता चल जाएगा कि उस बैग के अंदर एक लाश है। इसी वजह से राजू ने वह बैग स्टेशन पर ही एक सुनसान जगह पर फेंक दिया। वह वापस जाता है और अपने दोस्त नवीन के साथ ही 3 दिन तक दिल्ली में रहता है। इसी दौरान जब टीवी और न्यूज़पेपर में यह खबर छपने लगी तो वह तुरंत चुपचाप दिल्ली से निकल लेता है। अब पुलिस कातिल राजू गहलोत की तलाश में लग जाती है। पुलिस उसकी CDR के आधार पर कभी बेंगलोर, कभी कोलकाता तो कभी गोवा, मुंबई कई जगहों पर ढूंढती है,
लेकिन पुलिस जैसे ही वहां पहुंचती है, राजू वहां से निकल चुका होता है। उसके पास करीब 15 से 20 मोबाइल थे और हर मोबाइल से वह सिर्फ एक कॉल करता था और इस्तेमाल करने के बाद वह उसे फेंक देता था। दिल्ली पुलिस उसे टॉप 10 मोस्ट वांटेड लोगों की लिस्ट में भी डाल देती है और उस पर 2 लाख रुपए का इनाम भी डिक्लेयर करती है। इन सब के बाद भी पुलिस के हाथ खाली रह जाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और साल 2011 से 2019 आ जाता है, लेकिन पुलिस को राजू की कोई जानकारी नहीं मिलती। बीच में राजू के गोवा में होने की लीड मिलती है, तो क्राइम ब्रांच की टीम ने मई जून में 1.5 महीने तक वहां डेरा भी डाला। कसीनो से लेकर होटलों में उसकी खोज की, लेकिन राजू कहीं नहीं मिलता है। क्राइम ब्रांच की टीम ने राजू की फैमिली से भी बात करने की कोशिश की। एक दिन उसके एक रिश्तेदार ने बताया कि घर पर एक लेटर आया है। जब इस केस की जांच कर रहे इंस्पेक्टर रितेश कुमार घर पहुंचते हैं तो उस लेटर में एक सिम मिलता है। राजू ने अपने भाई को लिखा था कि नया फ़ोन लो और इस सिम को डालो, फिर बात करो। जांच करने पर पता चला कि यह सिम मुंबई के परेल के एड्रेस पर लिया गया था। पुलिस तुरंत ही मुंबई पहुंचती है, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि यह सिम स्टेशन के बाहर छाते पर सिम बेचने वाले किसी व्यक्ति के नाम पर लिया गया था। राजू और पुलिस के बीच ये चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा, लेकिन राजू हर बार बड़ी ही चालाकी से बच निकलता था। धीरे धीरे पुलिस की जांच भी ठंडी पड़ गई और देखते देखते 8 साल बीत जाते हैं। अब तारीख आती है 25 जून 2019 की। इस दिन अचानक राजू की मां के फ़ोन पर एक कॉल आता है और यह कॉल राजू ने किया था। वो फ़ोन पर कहता है कि मुझे आपसे मिलना है। मैं इस वक्त गुरुग्राम के पारस हॉस्पिटल में हूँ। पूरी फैमिली भागते हुए पारस हॉस्पिटल पहुँचती है। अस्पताल पहुँचने पर डॉक्टर बताता है कि राजू बस कुछ ही पल का मेहमान है। उसको लीवर और किडनी की प्रॉब्लम थी। जब राजू को यह कन्फर्म हो गया कि वह अब नहीं बचेगा, तब उसने अंतिम बार अपनी माँ और अपनी फैमिली से मिलने की इच्छा जताई थी। इसी बीच फैमिली के किसी मेंबर ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस भी फटाफट हॉस्पिटल पहुंचती है, लेकिन तब तक राजू की मौत हो चुकी होती है। इस तरह 8 साल बाद पुलिस राजू गहलोत को ढूंढ तो लेती है, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं कर पाती। अपने जीते जी राजू पुलिस के हाथ कभी नहीं आता। यहाँ आकर पुलिस को कुछ और राज के बारे में पता चलता है। राजू करीब 8 साल से गुरुग्राम में रोहन दहिया नाम से एक बड़ी कंपनी में सुपरवाइजर के तौर पर काम कर रहा था और उसी कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस का फ़ायदा लेकर वह गुरुग्राम के पारस हॉस्पिटल में भर्ती होता है। राजू ने बाकायदा आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड सब राजू दहिया के नाम से बनवा लिया था। यहाँ तक कि उसने फर्जी सर्टिफिकेट भी बनवाए थे। पुलिस ने जब उसके साथ काम करने वाले लोगों से राजू उर्फ रोहन दहिया के बारे में पूछताछ की तो किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि रोहन ऐसा कर सकता है। उन्होंने बताया कि रोहन एक बहुत ही गंभीर और मेहनती इंसान था। जिस घर में वह किराए पर रहता था, वहाँ भी लोगों ने बताया कि वह बहुत ही अच्छा इंसान था। वह सबसे बड़े ही तमीज़ से बातें करता था और कभी भी किसी से भी उसका कोई झगड़ा नहीं हुआ था। लेकिन कुछ दिन पहले ही अचानक राजू को लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई, जिसकी वजह से उसकी किडनी भी खराब हो गई थी और उसका जिंदा बचना मुश्किल था। और इसी के बाद राजू अपने परिवार से मिलने की इच्छा जताता है। राजू के परिवार वाले राजू की डेड बॉडी हॉस्पिटल से ले जाते हैं और उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। दोस्तों, इस केस की सबसे खास बात यह थी कि राजू जिंदा रहते कभी भी पुलिस के हाथ नहीं लगा। वह बहुत ही चालाक इंसान था। दिल्ली पुलिस उसे ना जाने कहां कहां ढूंढ रही थी, लेकिन वो दिल्ली से कुछ किलोमीटर दूर एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा था। पुलिस के अनुसार राजू के बचे रहने में सबसे बड़ा हाथ उसके फेक डॉक्यूमेंट्स का था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि देश में जाली डॉक्यूमेंट बनवाना कितना आसान है, यहाँ तक कि आधार और पैन कार्ड भी। लेकिन जिस राजू गहलोत को पुलिस कभी सज़ा नहीं दे पाई, उसे कुदरत ने सज़ा दे दी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्द ही आपसे अगली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।